नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, ठीक है, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे। और ये वाला जो हमारा पार्ट होगा, ये कौन सा पार्ट होगा? पार्ट नंबर 7। ओके, 7वां पार्ट होगा। और अभी तक हम लोग 6 पार्ट तक इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज कर चुके हैं, जिसमें डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करते थे। ओके, आज यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और कितने क्वेश्चंस हम करेंगे? आज से हम टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे इंडियन पॉलिटी के, और जो कि बेस होंगे आपके आरक्षण और मूल अधिकारों पे। ओके, किस पे होंगे? आरक्षण और मूल अधिकारों पे। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्लास को। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में, ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध शामिल किया गया है? ओके, क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसमें आपको बताना है कि अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध शामिल किया गया है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 2, 3 और 5 और उपरोक्त सभी। ओके, उपरोक्त सभी। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है, जो विभेद के प्रतिषेध हैं, ठीक है, इसमें 5 आधारों को शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब 5 आधारों पर क्या है, विभेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं 5 आधार? वो पांचों आधार जो हैं ये आपके यही है: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। वहीं पर राज्य की बात करें या किसी पद की बात करें, ठीक है, जो कि किसमें है? आर्टिकल 16 में। यहाँ पर 7 तरह के आधार दिए गए हैं। ओके, 7 आधार दिए गए हैं। और वो 7 आधार कौन कौन से हैं? देखिए, ये 5 तो आपके हैं ही, ठीक है, ये 5 तो हैं ही, ठीक है, जो आर्टिकल 15 में आधार दिया गया है 5, वो 5 आधार तो इसके हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 15 के 5 आधार हो जाएंगे आपके। ठीक है, और प्लस इसमें 2 आधार और जुड़ जाता है आपका। एक जुड़ जाता है निवास और दूसरा जुड़ जाता है उद्भव। ओके, जिसको निवास यानी कि रेजिडेंस और डेसेंट, ओके, ये जुड़ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 17 में। ओके, जिसमें पद या राज्य के नियोजन से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें विभेद का प्रतिषेध शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें ये 7 आधार शामिल किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 में 5 आधार शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ये हो गया आर्टिकल 16 में, और एक ये हो गया उद्भव निवास। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में 5 थे, तो 5 और 2 कितने हो गए आपके? 7 हो गए। क्लियर है? 7 आधार। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 15 में, तो आर्टिकल 15 में जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? आंसर भी आप लोग को पता चल गया कि क्या होगा। सारे आधार जो हैं 5 आधार अनुच्छेद 15 में शामिल किए गए हैं। अगर आर्टिकल 16 का पूछता है तो उसमें 5 आधार हमें नहीं बताना है। कितने आधार बताने हैं? 7 आधार बताने हैं, जो कि किसके लिए है? किसी पद या राज्य के नियोजन के लिए। ओके, राज्य के नियोजन संबंधी जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके लिए है। ओके, पद या राज्य के नियोजन संबंधी जो भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में विभेद का प्रतिषेध के अंतर्गत 5 आधारों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला धर्म है, दूसरा मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। क्लियर है? फिर देखिए अनुच्छेद 16 में जो है राज्य के नियोजन या पद से संबंधित कोई भी विभेद नहीं किए जाने संबंधी कितने अधिकार दिए गए हैं? 7 आधार शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, उद्भव है और जन्म स्थान है और निवास है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा शामिल अलग से किया गया है? 2। तो ये 5वां और 7वां जो है आपका अलग से, इसमें 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में। ठीक है, बाकी जो हमारे हैं अनुच्छेद 15 वाले ही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी याद करने में। अनुच्छेद 15 वाले ही 5 वो याद ही है आपको। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 2 आपको और याद करना है, निवास और उद्भव। ओके,
क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग का आधार सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक है। दूसरा दिया गया है कि राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। ओके, नीचे कथन दिए गए हैं, ठीक, मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से आपको सही कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, इसमें आपको सही वाला बताना है कि सही वाला आंसर क्या होगा। तो बताइए सही वाला आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम ऑप्शंस पे कथनों पे जाएं, ठीक है, तो पहला कथन जो कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग का आधार जो होगा वो सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक तक तो सही है, लेकिन आर्थिक यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक है, ना कि आर्थिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। ठीक है, फिर अगर हम अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्ग के लिए देखें आरक्षण के जो राज्य में प्रावधान किए गए हैं, इसमें अगर देखें तो राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त नहीं है। ये कथन पूरी तरह से सही है। ओके, तो हमारा जो आंसर भी सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल दो। ओके, क्लियर है? अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखा हुआ है कथन एक जो है गलत है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का आधार शैक्षणिक एवं सामाजिक माना गया है। ओके, और आर्थिक आधार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और राज्य की राय में यदि राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है वो। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो उसके लिए आरक्षण का वो प्रावधान कर सकते हैं राज्य। ठीक है, राज्य जो है आरक्षण के प्रावधान को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, क्रीमी लेयर के कथनों पर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि इसके अंतर्गत शामिल पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकता है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया है। और तीसरा दिया गया है कि जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, इसमें आपको जो सही कथन है वो बताना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा कथन सही होगा। आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, और एक, दो और तीन मीन्स उपरोक्त सभी। ओके, इसमें से आपको सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे, कथनों पे जाएंगे, ठीक है, तो क्रीमी लेयर के संदर्भ में पूछा हुआ है। ठीक है, क्रीमी लेयर के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप पहला कथन देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत शामिल पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, वो आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो अगर वो आते हैं ओबीसी, ठीक है, पिछड़ा वर्ग मीन्स ओबीसी। ठीक है, अगर वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो वो उन्हें आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, आरक्षण का लाभ वो नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, पहला कथन हमारा गलत है। ओके, फिर लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये पूरी तरह से सही है। रामनंदन समिति का गठन हुआ था जिसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, 1993 में। ओके, 1993 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, इससे संबंधित प्रावधान के लिए रामनंदन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, 1993 में। क्लियर है? तो ये जो ऑप्शन है आपका सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी ऑप्शंस।
देखिए यहाँ पे अगर आपको केवल 2 अगर आपको मिल गया है, ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे यहाँ पे तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आपको जैसे कि और नहीं पता है, ठीक है, जैसे कि आप खाली ये वाला पता है कि हाँ जो क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपको नहीं पता है, फिर आप जाइए ऑप्शन पे, ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक जो है ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत ही है, ठीक है, मतलब एक नहीं है, तो यहाँ पे भी देखिए सी वाले में भी एक है तो ये भी गलत हो गया, डी वाले में अगर आप जाएंगे तो यहाँ भी एक है तो ये भी गलत हो गया, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर हमारा जो हो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बाकी हम इसको जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, आपको अगर पूरे ऑप्शंस क्लियर नहीं है, पूरे कथन क्लियर नहीं है, तब भी आप अगर आपको एक या दो कथन क्लियर हैं तो उससे आप किस तरह से अपने आंसर को बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ में आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर जो आरक्षण का लाभ है वो क्रीमी लेयर के संदर्भ में जो ओबीसी वाले हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है, तो यहाँ पे कथन एक वाला जो है वो गलत है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, यहाँ भी एक है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी, यहाँ भी एक है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ओके, केवल 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं तीसरा भी क्या लिखा हुआ है, इनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है, ये क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, ओके, क्या लिखा हुआ है कि जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो अभी आपको पता है कि क्रीमी लेयर क्या है, कि छूट सीमा से अधिक की संपत्ति अगर उनके पास होती है तो क्रीमी लेयर ही में आते हैं, ठीक है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक, यहाँ पर संपत्ति मेनली संपत्ति से ही इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, क्रीमी लेयर को, तो यहाँ पे एक छूट सीमा से अधिक की अगर संपत्ति उनके पास है तो उनको आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, अर्थात वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अगर ये अंतर्गत आते हैं होता नहीं ना होता तो ये ऑप्शन आपका सही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतर्गत नहीं आते हैं ये लिखा हुआ है, इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जो है, कथन 2 जो है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, देखते हैं अब इसकी व्याख्या, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कथन 1 और 3 जो है गलत है, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उसे राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था, ओके, आपको पता है, ठीक है, अभी हमने बताया, और जिसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी 1993 में, ये भी आपको बताया गया है, ठीक है, और कि पेश की जिसे स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि जिनके पास छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वे क्या आते हैं, किस किस में आते हैं, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, और छूट सीमा का निर्धारण जो है वो कौन करता है, राज्य करते हैं, ओके, छूट सीमा का निर्धारण कौन करता है, राज्य करते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लोक नियोजन मतलब निवास संबंधी शर्त अधिनियम 1957 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, दो कथन दिए गए हैं, देखते हैं एक एक कथन, पहला है यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है, फिर दूसरा कथन दिया गया है कि वर्तमान में यह व्यवस्था किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है, ओके, कथन दिए गया है, दो कथन दिए गए हैं, ओके, और इसमें से आपको सही वाले को बताना है कि कौन सा कथन सही है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, आपको करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक एक कथनों की, तो हम अगर पहले कथन पे जाएं, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लोक नियोजन संबंधी लोक नियोजन अधिनियम 1957, ओके, तो ये अधिनियम जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) का एक अपवाद ही है, ओके, क्या है, 16(2) का एक अपवाद है, क्लियर है, तो ये वाला जो ऑप्शन है कथन एक आपका सही है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे कथन की, तो कह रहा है कि वर्तमान में यह व्यवस्था किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है,
ठीक है, तो आपको बता दें कि यह अधिनियम जो है कब लागू किया गया था, 1957 में। आपको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है 1957 में लागू किया गया था, लेकिन इसे 1974 में क्या हो गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था। ओके, 1974 में इसे क्या कर दिया गया था, इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन लेकिन ये जो है यहाँ पे केंद्र और केंद्र कह रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओके, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये अभी भी जो है लागू है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में यह व्यवस्था राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है, तो ये आपका जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 1957 में लागू हुआ था, 1974 में समाप्त हो गया था, लेकिन दो ऐसे राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, जहाँ पे ये अभी भी लागू है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा केवल एक। ओके, केवल एक, क्योंकि ऑप्शन 2 जो है, कथन 2 जो है वो गलत है। ओके, यहाँ पे अभी भी ये कानून जो है लागू है। ठीक है, अधिनियम देखते हैं अब इसकी व्याख्या। तो क्या लिखा हुआ है कि लोक नियोजन या निवास संबंधी शर्त 1957 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) का एक अपवाद है, इसलिए जो हमारा कथन 1 है वो सही है। ठीक है, फिर संसद द्वारा यह अधिनियम 1957 में पारित किया गया था, आपको पता है, और इसे 1974 में समाप्त भी कर दिया गया। परंतु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह प्रावधान जो है अभी भी चल रहा है, और 32वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 घ जोड़ा गया एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा इसका विस्तार तेलंगाना तक किया गया। इस तरह से जो कथन 2 होगा वो हमारा क्या है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, जहाँ पे लोक नियोजन जो अधिनियम है 1957 का वो अभी भी इन दो राज्यों में क्या है, लागू है। क्लियर है? देखते हैं अब अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को आधार मिलता है। ओके, चार कथन दिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को आधार मिलता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 18 से। ठीक है, किससे? समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 18 से। दूसरा दिया गया है कि प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 15 से। ओके, फिर तीसरा दिया गया है कि संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 17 से। फिर दिया गया प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 और 39 डी से। क्लियर है? किससे? 14, 16 और 39 डी से। अब आपको इसमें से करेक्ट वाला बताना है कि इसमें से करेक्ट वाला जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को जो आधार मिला है वो किसके आधार पर मिला है? प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 और 39 डी के माध्यम से। ओके, इसके आधार से जो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार मिला है कि समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार बनाने का आधार मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए अब इसकी व्याख्या। तो उपयुक्त विकल्प में जो डी है ऑप्शन वो आपका सही है। ठीक है, प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 और 39 डी ने एक साथ मिलकर सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार बनाने हेतु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को क्या मिलता है? आधार मिलता है। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
3 कथन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपको सही वाले का चयन करना है कि सही क्या होगा। देखिए एक एक कथन देखते हैं। कह रहा है कि इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अस्पृश्यता के अंत से है। दूसरा है कि संविधान का अनुच्छेद 35 संसद एवं राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह इस प्रकार के अधिनियम बनाए। तीसरा है अस्पृश्यता के आचरण से दोष सिद्ध व्यक्ति संसद या किसी राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्य नहीं रह जाता है। इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है, ठीक है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2 और 1, और केवल 1 और 3, और 1, 2 और 3। आपको सही वाला बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। देखिए अगर हम लोग कथनों पर जाएं, ठीक है, तो अगर जो सिविल संरक्षण अधिनियम जो है 1955 का, इसके संबंध में जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अस्पृश्यता के अंत जो है, अंत के बारे में कहा गया है, ठीक है, वर्णित है भाग 3 में, तो यह आंसर जो है आपका कथन 1 जो है सही है। और बात करें कथन 2 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 जिनमें संसद एवं राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह इस प्रकार के अधिनियम बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिविल संरक्षण अधिनियम जो है 1955 का, इसमें सिर्फ और सिर्फ संसद जो है कोई भी अधिनियम बना सकता है, राज्य नहीं बना सकते हैं। ओके, राज्य के विधानमंडल इसमें कोई भी किसी भी तरह के अधिनियम या विधि नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा गलत है। फिर तीसरा दिया गया है कि अस्पृश्यता के आचरण से दोष सिद्ध व्यक्ति संसद या किसी राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्य नहीं रह जाता है। ये भी जो आपका है करेक्ट है। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो हमारा केवल 1 और 3 जो है वो सही है। इस हिसाब से कौन सा हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त कथन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 यानी समता का अधिकार में वर्णित है, तथा इस संबंध में केवल संसद ही संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत विधि बना सकती है। राज्य के विधानमंडलों को यह अधिकार नहीं है। क्लियर है। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए संसद ने इस संबंध में वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया। वर्ष 1976 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण 1955 कर दिया गया, जिसे 6 माह कैद और 500 रुपए का आर्थिक दंड या फिर दोनों हो सकता है। वर्तमान में कैद की सीमा 6 माह से बढ़ाकर 1 से 2 वर्ष कर दी गई है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस आचरण से दोष सिद्ध व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्य नहीं रह जाता है। दूसरा है, संसद ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1889 पारिट किया, जो उपरोक्त अधिनियमों से ज्यादा व्यापक एवं कठोर है। इस अधिनियम को एट्रोसिटीज एक्ट भी कहा जाता है, और इस अधिनियम में 6 माह से 5 वर्ष की सजा एवं पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी शामिल है। फिर अगला पॉइंट है कि अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। मैसूर उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। ओके, क्लियर है। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधियों के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला दिया गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ओके। दूसरा दिया गया है कि राज्य का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा दिया गया है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण
एवं पद्मश्री उपाधियां नहीं हैं। तीसरा है कि इसके उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाए हैं। ठीक है, इसमें से आपको जो कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है और बताना है कि यह कथन जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सही नहीं है। ओके, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। देखिए, अगर हम ऑप्शंस को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन जो है लिखा हुआ है राज्य सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये जो है पूरी तरह से आपका सही है। ठीक है, अगर बात करें इस अधिनियम की दूसरे कथन की, तो भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये भी पूरी तरह से क्या है, सही है। अगर बात करें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण एवं पद्म श्री जो है ये उपाधियां नहीं है, ये भी जो है आपका सही है। ये क्या है, आर्टिकल 18 में 4 तरह के अलंकार बताए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 18 में 4 अलंकार दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो अलंकार हैं ये यही है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इन्हें पुरस्कार या उपाधियां नहीं कहा गया है। ओके, इन्हें पुरस्कार या उपाधि नहीं कहा गया है। ओके, या उपाधियां नहीं कहा गया है। ठीक है, और इसको कब देने की शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत की गई थी आपकी 1954 में। ओके, कब की गई थी, 1954 में। ओके, इसको देने की शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद में 1954 में देने की शुरुआत की गई, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि 1977 में, ठीक है, 1977 में जब जनता दल की सरकार आई, ठीक है, तो उसने इस पर रोक लगा दी। ठीक है, ये सारे जो पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्म भूषण और पद्म श्री जो है, ठीक है, इस पे क्या लग गई, 1977 में रोक लग गई। ओके, जनता दल की सरकार ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन फिर उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी की सरकार ने फिर से इसको क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जो अभी भी क्या है, चल रही है। ठीक है, अभी भी आपको पता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार जो है, जो ये हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक, और ये जो है ये क्या है, उपाधियां नहीं है। ओके, ये आपको पता है कि ये उपाधियां नहीं है, ये क्या है, अलंकार में है, शामिल इनको किया गया है। ठीक है, और बस, और क्या दिया गया है, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी दिया गया है कि इसके उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत है, क्योंकि इसके उल्लंघन के विषय में कोई भी अधिनियम नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसके उल्लंघन के विषय में कोई भी अधिनियम नहीं बनाया गया है, ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें जो अधिनियम है, कोई भी अधिनियम इसके आधार इसके लिए नहीं बनाया गया है, इसके उल्लंघन के लिए। ठीक, तो यही जो है आपका गलत है। ओके, तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पे सही, जो गलत था वही आपको बताना था, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही आंसर होगा। क्लियर है, देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से विकल्प डी जो है वो गलत है, क्योंकि संसद ने अभी तक इस विषय में कोई भी अधिनियम जो है नहीं बनाया है। ओके, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत यानी समता के अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और वर्ष 1954 में भारत सरकार ने 4 अलंकार देने की व्यवस्था शुरू की। और ये अलंकार कौन कौन से हैं, देखिए, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। ओके, और न्यायालय के अनुसार कहा गया है कि ये जो पुरस्कार या उपाधियां नहीं है। ओके, और इसे 1977 में, अभी आपको बताया कि 1977 में जनता दल की सरकार आई और इन पुरस्कारों पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। फिर से 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई और इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, जो अभी भी लागू है। ठीक है, अभी भी बंद नहीं है, अब बंद नहीं है। ठीक है, 1980 से क्या है, स्टार्ट कर दिए गए दोबारा, तब से ये चल रही है। क्लियर है, इस पर अभी तक कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा है। क्लियर है, देखिए अगले प्रश्न। तो देखिए क्या प्रश्न है, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वाक स्वतंत्रता आदि विषय से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इसके अंतर्गत
शामिल नहीं है। ओके, जो शामिल नहीं है 19(1) के अनुच्छेद में, वो आपको बताना है कि कौन सा अधिकार इसमें शामिल नहीं है। देखिए, पहला दिया गया है कि विदेश यात्रा करने का अधिकार। आपको पता है कि विदेश यात्रा करने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में है। ओके, किसमें है? आर्टिकल 21 में है। दूसरा कह रहा है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। जी हाँ, ये आर्टिकल 19 में दिया गया है। ओके, आर्टिकल 91 के 1 में दिया गया है ये अधिकार है। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा कह रहा है शिक्षा का अधिकार। आपको पता है शिक्षा का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 के काम है। ओके, आर्टिकल 21 के काम में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन आपको गलत वाला बताना है। ठीक है, जो इसके अंतर्गत जो शामिल नहीं किए गए हैं वो आपको बताना है कि कौन से अधिकार शामिल नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन 1 और 3 जो कथन है वो शामिल नहीं किए गए हैं। तो इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? देखिए, विदेश यात्रा करने का अधिकार 21 में है अनुच्छेद, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों अधिकार जो है इसके अंतर्गत नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखते हैं अब इसकी व्याख्या। देखिए क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त कथन में 1 और 3 गलत है। विदेश यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और शिक्षा का अधिकार अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 का में दिए गए हैं, ना कि किसमें? अनुच्छेद 19 के 1 में। ओके, अनुच्छेद 19 के 1 में 6 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? देखिए, दिया गया है पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद या संचरण मतलब घूमने का अधिकार। ओके, पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। ठीक है, और छठा है कोई वृत्ति मतलब प्रोफेशन, उपजीविका मतलब ऑक्यूपेशन, व्यापार यानी ट्रेड, या कारोबार यानी बिजनेस करने का अधिकार। ओके, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार यानी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने का अधिकार किसमें दिया गया है? 19(1) में। ओके, क्या क्या चीजें दी गई हैं? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, शांति एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है, संघ, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार दिया गया है, वहां पे किसी विभाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार दिया गया है, और प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने का अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, इसी में एक और शामिल था आपको संपत्ति खरीदने का अधिकार। ठीक है, संपत्ति को खरीदने और अधिग्रहण या उसको बेचने का अधिकार शामिल था, जिसे संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ओके, संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण या बेचने का अधिकार जो था इसमें था 19(1) में, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसलिए क्या बचे? खाली 6 बचे। पहले क्या थे? 7 थे। ओके, क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 19(1) में प्रत्यक्ष रूप से शामिल तो नहीं है परंतु अंतर्निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इसमें अंतर्निहित है? आपको बताना है कि अनुच्छेद 1 में कौन सा अधिकार जो है अंतर्निहित है। पहला दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा दिया गया व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, और तीसरा दिया गया है हड़ताल करने का अधिकार। ओके, आपको इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, और 1, 2 और 3, यानी कि उपरोक्त सभी। आपको सही उत्तर का चयन करना है और बताना है कि अनुच्छेद 19(1) में जो है ये जो अधिकार दिए गए हैं इनमें से कौन सा अधिकार जो है अंतर्निहित है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19(1) के का में कही गई है। ठीक है, इसका अधिकार दिया गया है, यह अंतर्निहित है। और दूसरा, अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1) के काम में अंतर्निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे हड़ताल करने का अधिकार जो है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है, आपको अधिकार दिया गया है विरोध करने का। ठीक है,
किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, विरोध करने का अधिकार दिया गया है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही हो रहा है, ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया मतलब कि यह जो है ये आपका गलत है। इस हिसाब से हमारा आंसर जो सही हो रहा है कौन सा, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है यहाँ पे। क्लियर है। चलते हैं इसकी व्याख्या पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त कथन में कथन 3 जो है वो गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार तो अंतर्निहित है, परंतु हड़ताल करने का अधिकार अंतर्निहित नहीं है। ओके, हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार और दिए गए हैं जो अंतर्निहित हैं। कौन सा है? प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, और दूसरा व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। क्लियर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) पर युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। दूसरा है सहकारी समिति बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मूल रूप से नहीं था। ओके, सहकारी समिति बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मूल रूप से नहीं था। इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर हम पहले कथन की बात करें, ठीक है, पहला कथन क्या दे रखा है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) पर युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरी तरह से क्या है, सही है। ओके, ये कथन जो है पूरी तरह से सही है। अगर हम दूसरे कथन पे आते हैं तो दूसरा कथन दिया गया है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मूल रूप से शामिल नहीं था। ठीक है, मूल रूप से इसमें नहीं था, तो ये भी आपका जो है ये सही है, क्योंकि इसको कब लाया गया था? 2011 में। ओके, 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, ओके, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था? लाया गया था। ओके, इसको सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) में शामिल किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो वो कौन सा? ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों सही हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या क्या कह रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन जो हैं वो सही हैं और संविधान के अनुच्छेद 19(1) में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, परंतु इन पर युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, उसमें क्या प्रतिबंध है? ठीक है, युक्त क्या प्रतिबंध है और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, 19(1) के का में अनुच्छेद 2। ठीक है, 19(1) के खा में जो प्रतिबंध लगा सकते हैं आप अनुच्छेद 3 से लग सकता है। 19(1) के गा में अनुच्छेद 4 से। ठीक है, इसी तरह से घा में 5 से, का में 5 से और छा में 6 से। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को अगर आपको याद करना है, ठीक है, कि किस अनुच्छेद से कौन सा मतलब कौन से मूल अधिकार पे कौन से अनुच्छेद से प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे का से आप लोग लिखते हैं, जैसे ऑप्शंस हमने 4 देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो हम ए बी सी डी ना दे करके दे दें का खा गा घा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दें। ठीक है, तो का मतलब क्या? पहला हो गया। खा मतलब दूसरा, गा मतलब तीसरा और खा मतलब घा मतलब चौथा। ठीक है, तो आप क्या करिए, का मतलब पहला होता है तो यहाँ पे पहला ना समझ करके दूसरा समझिए। ठीक है, मतलब 19(1) जो है 19(1) का जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें प्रतिबंध किससे लगेगा? अनुच्छेद 19(2) से लगेगा। खा में अनुच्छेद 3 से लगेगा, 19(3) से। ठीक है, गा में अनुच्छेद 19(4) से लगेगा। खा में अनुच्छेद 19(5) से। ठीक है, इसी तरह से फिर इसमें और इसमें जो है आपका सेम है। ठीक है, इसमें क्या है? सेम है। इसमें दोनों में अनुच्छेद 5 से ही 19(5) से ही लगता है।
और छा में अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे अनुच्छेद 6 से, और छा का मतलब तो छः होता ही है। ओके, तो यहाँ देखिए इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब 3 होता है। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ठीक है, इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब 6 होता है। ठीक, इस तरह से होता है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, और अभी आपको बताया था कि सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है वो किसमें था, 19(1) के गांव में मूल रूप से नहीं था। ठीक है, जिसे बाद में किसमें शामिल किया गया है, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया था आपको 2011 के द्वारा 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही था, कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1 और 2 दोनों हमारे जो कथन थे वो सही थे। क्लियर है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि नागरिक के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत शामिल है। ओके, देखिए क्या है, पहला दिया गया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, दूसरा दिया गया है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तीसरा दिया गया है न्यायालय की अवमानना, चौथा है अवांछनीय आलोचना, और पांचवा है लोक व्यवस्था। ठीक है, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं केवल एक और दो, केवल 1, 2, 3, 1, 3, 4 और 5, और 1, 2, 3 और 5। ठीक है, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आपको सही उत्तर बताना है कि नागरिक के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कौन से युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन से शामिल है। ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर हम ऑप्शंस पे देखें, ठीक है, जो कथन दिए गए हैं, तो इसमें अगर पहला जो देखें, ठीक है, तो इस पे भी भारत की संप्रभुता और अखंडता, ठीक है, नागरिक के विचारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, दूसरा भी लगाता है, न्यायालय की अवमानना भी लगाता है, लोक व्यवस्था भी लगाता है। ठीक है, अवांछनीय आलोचना जो है ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत जो है ये शामिल नहीं है। युक्तियुक्त प्रतिबंध के अंतर्गत नागरिक विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है इसके अंतर्गत ये इसे अवांछनीय आलोचना क्या है, शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो रहा है कौन सा हो रहा है, 1, 2, 3 और 5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, 1, 2, 3 और 5। ओके, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, देखते हैं इसकी व्याख्या को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध में अवांछनीय आलोचना शामिल नहीं है। ओके, इसके अंतर्गत 1, 2, 3 एवं 5 के अलावा राज्य की सुरक्षा, अपराध, उद्दीपन, सदाचार, शिष्टाचार आदि शामिल हैं। ओके, मतलब वो जो 5 4 दिए गए थे आपके ऑप्शंस में, ठीक है, उनके अलावा कौन कौन से शामिल है, राज्य की सुरक्षा, अपराध, उद्दीपन, सदाचार, शिष्टाचार आदि। क्लियर है, चलें दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के खा में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है। ठीक है, और इसके संदर्भ में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार जो दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के खा में, उसमें इनके संदर्भ में किसको शामिल नहीं किया जा सकता है आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। पहला है एकत्रित जनता जिसे हथियार नहीं रखना चाहिए, दूसरा दिया गया है कि शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, तीसरा ये दिया गया है केवल सार्वजनिक भूमि पर होना चाहिए, तीसरा दिया गया है इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल होना चाहिए। मतलब इसमें अधिकार जो है, हड़ताल का अधिकार जो है वो शामिल है। ठीक है, बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमने आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए क्या होगा। हमने अभी आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसमें हमने आपको बताया है। ठीक है,
9th क्वेश्चन पे अगर आप थोड़ा जाएंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या हमने बताया है, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। ओके, यहाँ पे आप क्या बताना है, जो शामिल नहीं है। ओके, यहाँ पे हड़ताल करने का अधिकार जो है इसे शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, खाली हमको यही देखना था। और आपको पता है कि हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं किया गया है, तो आप कुछ भी मत पढ़िए, खाली अगर आपको हड़ताल का अधिकार शामिल दिख गया आप इसको कर दीजिए बिल्कुल पूरी तरह से गलत। ठीक है, क्योंकि इसे शामिल नहीं किया गया है अनुच्छेद 19(1) के खा में, ये 19(1) में ही शामिल नहीं किया गया है, खा की छोड़िए। ठीक, क्लियर है, देखिए इसकी व्याख्या देखिए क्या है कि शांतिपूर्वक एवं निरायुक्त सम्मेलन में अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का नागरिक को अधिकार दिया गया है, जैसे सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन, केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के सम्मेलन। राज्य अनुच्छेद 19(3) के तहत इन पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक है, देखिए क्या था यहाँ पे, खा था 19(1) का खा, तो हमने क्या बताया था, खा किस में आता है, खा हमारा आता है दूसरे पे। ठीक है, तो हमारा प्रतिबंध किस पे लगेगा बताइए, अनुच्छेद 19(3) पे। ओके, खा दूसरे पे आता है तो एक बढ़ा करके कर दीजिए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे युक्त प्रतिबंध जो लगेगा किस पे लगेगा, राज्य जो है युक्त प्रतिबंध किस पे लगाएगा, अनुच्छेद 19(3) के माध्यम से लगाएगा। क्लियर है, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भाग 3 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, इस संबंध में जो है संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि इस मूल अधिकार में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ओके, सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तीसरा कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चौथा कह रहा है कि मात्र एक मूल अधिकार है, ये जो है मात्र एक मूल अधिकार है जिसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब खाली यही एक मूल अधिकार है जिसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है। ठीक, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें। देखिए अगर हम कथनों पे देखें, ठीक है, तो पहला जो दिया गया है कि इस अधिकार में इस मूल अधिकार में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है सही है। ठीक है, ये क्या है, मूल अधिकार में है। ठीक है, भाग 3 जो है मूल अधिकार में है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो ये किसमें आता है, आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, किसमें आता है, आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, जो कि इसको सम्यक प्रक्रिया के विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत से इसको अपनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका सही है। ठीक है, फिर दूसरे पे देखते हैं तो क्या कह रहा है कि यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, तो ये गलत है। ये भारतीयों के साथ साथ हमने आपको कल वाली वीडियो में जो था, हमारा कल वाली क्लास में हमने आपको बताया भी था कि यह भारतीयों के साथ साथ किसको, विदेशियों को भी प्राप्त है। ओके, यह अधिकार जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। क्लियर है, तो ये जो है कथन गलत है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए
यहाँ पे क्या है कि इसको विधि द्वारा जो है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इसको वंचित किया जा सकता है। ठीक है, एक केस हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बीच में। ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ कब हुआ था? 1978 में। ओके, 1978 में हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उचित और न्यायपूर्ण आधार पर इसको वंचित किया जा सकता है। ठीक है, इसको जो है उचित और न्यायपूर्ण आधार पर इसको क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। इस हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा है? वंचित नहीं किया जा सकता है विधि की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो ये जो है हमारा गलत है। ठीक है, विधि की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा इसको वंचित किया जा सकता है। ठीक ऐसा 1978 में कौन से केस में? मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में कहा गया था। ठीक है, फिर कह रहा है कि मात्र एक मूल अधिकार है जिसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दें, मात्र यही एक मूल अधिकार नहीं है, इसके साथ साथ अनुच्छेद 20 भी जो है, ये तो अनुच्छेद 21 है। ठीक है, इसके साथ साथ अनुच्छेद 20 भी आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब एक मूल अधिकार नहीं है, कितने मूल अधिकार हैं? दो मूल अधिकार हैं जिसे आपातकाल में निलंबित नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी जो हमारा है ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर जो सही है कौन सा है? सिर्फ ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। क्लियर है? देखते हैं अब इसकी व्याख्या। देखिए क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त विकल्प ए जो है वो सही है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो 1978 का मामला था, ठीक है, उसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उचित एवं न्यायपूर्ण आधार पर इससे वंचित उसे किया जा सकता है। ठीक है, यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जैसे जो भारतीय नागरिक हैं और विदेशी नागरिक दोनों को। ठीक है, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने अभी देख भी लिया, इसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में। ठीक है, फिर अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको आपातकाल में क्या किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी के जो भी मूल अधिकार हैं वो आपके आपातकाल में क्या होते हैं? निलंबित कर दिए जाते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। ये वाला प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ये वाला कौन सा क्वेश्चन था आपका? 13th था। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका? 14th। ओके, 14th क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? शिक्षा के अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला कथन है कि यह एक मूल अधिकार है। दूसरा है इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा जोड़ा गया है, मतलब 19 के साथ में जोड़ा गया है। फिर तीसरा कह रहा है कि राज्य 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और चौथा है 93वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मूल अधिकार बनाया गया है। ठीक है, इसमें आपको सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, केवल एक और दो, केवल एक और तीन और केवल एक और चार। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम चलें ऑप्शंस की तरफ, ठीक है, तो ऑप्शंस की अगर हम तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है ये एक मूल अधिकार है। तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? अभी हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, हमारा कौन सा क्वेश्चन था? शायद लास्ट जो हमारे क्वेश्चन हुए थे उसमें बताया गया था आपको शिक्षा के अधिकार के बारे में। ठीक है, शायद तीसरा या चौथा ही क्वेश्चन था हमारा, शायद मे भी, शायद हमको याद आ रहा है तीसरा या चौथा ही क्वेश्चन था जिसमें आपको शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया था। ठीक है, कि और ये किस मूल अधिकार में किस अनुच्छेद में बताया गया था? ये आता है आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 के का में यह आता है। ठीक है, शिक्षा का मूल अधिकार जो है किसके अंतर्गत आता है?
आर्टिकल 21 के काम है। शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसे अनुच्छेद 19 के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है? इसे अनुच्छेद 19 के साथ जोड़ा गया है, तो ये जो है आपका गलत है। ठीक है, इसे अनुच्छेद 19 के साथ में नहीं जोड़ा गया है। ठीक, फिर कह रहा है कि राज्य 8 से 14 वर्ष। ठीक है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 8 से 14 वर्ष नहीं है, कितना है? 6 से 14 वर्ष है। कितना है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखें कि 93 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मूल अधिकार बनाया गया है, तो ये भी जो है ऑप्शन आपका गलत है। 93 संविधान संशोधन नहीं, कब ये संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन था। ये कौन सा था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मूल अधिकार बनाया गया था। शिक्षा के अधिकार को क्या 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको एक मूल अधिकार बना दिया गया था। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है, ऑप्शन 4 भी गलत है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1, केवल एक। ठीक है, केवल एक जो है हमारा सही है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा, कथन जो सही होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा, सिर्फ यही कथन जो है सही है। ठीक है, केवल एक। क्लियर है? देखते हैं, अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ठीक है, व्याख्या क्या है, क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से केवल कथन एक जो है वो सही है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है, अभी हमने आपको बताया भी है। ठीक है, फिर शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ना कि 8 से 14 वर्ष की आयु के लिए। ठीक है, क्लियर है? देखिए, दोबारा दोबारा चीजें आप लोग को इसलिए बता दी जा रही हैं, वहां पर तो हम एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फायदा आपको डबल होगा। देखिए, एक तो यहाँ पे आपको दोबारा फिर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, डबल आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आप फिर से पढ़ लेंगे। फिर देखिए, अगर हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक, यहाँ पे हमने आपको बता दिया, और फिर आप लोग डिमांड करते हैं सर पीडीएफ। ठीक है, आप लोग कहते हैं सर पीडीएफ। ठीक है, तो अगर पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक, तो वहां पे तो आपको एक्सप्लेन नहीं मिलेगा ना। तो साथ ही साथ में हम इसलिए अभी यहाँ पे इस जो हमारा पेज है इसको भी हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, कि जो आप इसके पीडीएफ को लें, ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए हम इसको पीडीएफ में इसको भी थोड़ा ऐड कर देते हैं, यही आपको मिलेगी। ठीक है, जो हम क्लास खत्म करेंगे तुरंत ये क्लास की जो पीडीएफ है ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे समझाया गया पूरी इसी तरह से अपलोड हो जाएगी। इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से ये है उसी तरह से अपलोड आपको मिल जाती है। ठीक है, आप जाएंगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ का। ठीक है, ऐसे करके लिखा होगा, इसके आगे लिंक दी गई होगी। ठीक है, और यहाँ से आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्लिक करने के बाद में जो पीडीएफ है वो आपकी क्या हो जाएगी? डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ से आप पीडीएफ को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ना पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है? इसलिए यहाँ पे हमने डिस्क्राइब भी इसको कर देते हैं, और साथ ही साथ इसके पीडीएफ को आप लोग प्रोवाइड करा ही देते हैं। ठीक है, और देखिए वीडियो को जरूर से पूरा देखा करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं कुछ यहाँ पे नहीं जो बताई गई हैं वो भी आप लोग को वीडियो में बता दी जाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग बोल करके बता देते हैं। ठीक, देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया, ना कि 93 संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर है? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही तुरंत बताया है। ठीक, देखिए आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है कथन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में प्रावधान किया गया है कि माता पिता या संरक्षक
6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराएगा। तीसरा दिया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार संबंधी अधिनियम पारित किया गया। चौथा दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कथन सही नहीं है ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, अगर हम कथनों पे जाएं, ठीक है, तो पहला जो कथन दिया गया है ये पूरी तरह से सही है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि राज्य के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, राज्य जो है करेगा प्रयास। दूसरा कथन जो दिया गया है अनुच्छेद 51 का में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या उनके संरक्षक जो हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर अवश्य प्रदान कराएं। ठीक है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 51 का में कहा किया गया है। ठीक है, फिर अगर सी की बात करें तो यहाँ पे जो है संसद द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार संबंधी यह अधिनियम पारित किया गया है कि शिक्षा को जो है उसे 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए। ठीक है, मतलब निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, प्रदान की जाए। ठीक, कितने से? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। ठीक, संसद द्वारा यह क्या किया गया है? अधिकार बनाया गया है। ठीक है, अधिनियम बनाया गया है, शिक्षा का अधिकार संबंधी अधिनियम। ठीक, और यह अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, कब प्रभावी हुआ? ये 2009 में नहीं, ये हुआ था प्रभावी 2010 में। ओके, तो ये कथन जो है आपका गलत है। ठीक है, 1 अप्रैल को हुआ था, ये सही है, लेकिन 2009 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 2010 में प्रभावी हुआ था। क्लियर है? तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। इस हिसाब से आपको सही नहीं जो था वही आपको बताना था, तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखते हैं अब, देखिए क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त में से विकल्प डी जो है गलत है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, आरटीई, ओके, आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन। ओके, अधिनियम जो है कब? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, ना कि 1 अप्रैल 2009 से। क्लियर है? कह रहा है विकल्प ए जो है संबंधित उपबंध 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया है। दूसरा कह रहा है कि विकल्प बी जो है, ठीक है, उसमें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का यानी मूल कर्तव्य में 11वें मूल कर्तव्य में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, किसमें जोड़ा गया है? 51 क्या का जो है वो मूल कर्तव्य के 11वें मूल कर्तव्य में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, फिर तीसरा कथन दिया गया है, तीसरा जो है उसमें क्या कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो संसद द्वारा क्या किया गया है? पारित किया गया है। और शिक्षा का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? एक मानव अधिकार है। क्लियर है? शिक्षा का अधिकार कैसा है? एक मानव अधिकार है। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न देखिए, रिपीटेड है ये तो प्रश्न। देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 व्यक्तियों को कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निरोध संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, आपको सही वाला बताना है। कह रहा है 24 घंटे गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, जिसमें यात्रा में लगा समय आवश्यक समय भी शामिल है। ठीक है, जिसमें मतलब जो यात्रा में उनको लेकर के गए हैं, ठीक है, वो समय भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, ऑप्शन ए में कहा गया है। फिर दूसरा है निवारक निरोध विषय संबंधी विधेयक बनाने की शक्ति जो है वो राज्य के विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। ओके, ऑप्शन बी ये कह रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? इस संबंध में संसद द्वारा आतंकवाद निवारण अधिनियम मतलब पोटा POTA 2002 पारित किया गया, परंतु इसे वर्तमान में यह लागू नहीं है। ठीक है,
परंतु यह वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, फिर चौथा क्या कह रहा है, निवारक निरोध विषय संबंधी विधेयक के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 1 माह की अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, आपको जो कथन सही है वो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताइए भैया कौन सा कथन सही होगा इसमें, जल्दी से बताइए। देखिए, अगर हम ऑप्शंस पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, जिसमें यात्रा में लगा समय आवश्यक जो है, मतलब जो यात्रा में लगा समय भी जो है वो शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, इसमें जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे के अंतर जो है उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उसको ले जाने में जितना भी समय लगता है, ठीक है, वो शामिल नहीं किया जा सकता है। मतलब या उसको मतलब गिरफ्तार करने तक, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक जो भी समय लगेगा वो खाली काउंट होता है। बाकी जो वहां से ले जाने में जो समय लगता है वो शामिल नहीं किया जाता है, मतलब वो काउंट आपका नहीं होता है समय। ठीक है, मतलब इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है कि क्या है, गलत है। फिर दूसरा कह रहा है कि निवारक निरोध संबंधी जो विधेयक है उसे उस बनाने की शक्ति जो है वो क्या है, राज्य के विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें इस पर जो विधेयक है वो राज्य के विधानमंडल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये भी जो ऑप्शन है ये भी गलत है। ठीक है, इसमें संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है, संसद भी बनाएगा, ठीक है, संसद भी कानून बना सकते हैं और राज्य के विधानमंडल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। क्लियर है। देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि इस संबंध में संसद द्वारा आतंकवाद निवारण अधिनियम जो पोटा है 2002 पारित किया गया और इसे वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका सही है, क्योंकि ये 2002 में पारित हुआ था, लेकिन 2005 2005 नहीं 2004 में इसको क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ओके, 2004 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में ये लागू नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो कथन है सी वाला सही है। ठीक है, आपको ऑप्शंस तो और दिए नहीं गए फूट वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही कथन बताना है, ऑप्शन सी जो है आपका कथन सही है। बाकी हम और देख लेते हैं इसमें भी क्या कह रहा है कि निवारक संबंधी जो विषय हैं, ठीक है, निवारक निरोध विषय संबंधी विधेयक के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 1 माह की अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ये गलत है, यहाँ पे 1 माह की अवधि नहीं है, 3 माह की अवधि तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब 3 माह से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 3 माह तक आप रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, 3 होगा। क्लियर है, तो इस हिसाब से ये भी जो ऑप्शन है हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, देखिए इसकी व्याख्या देखिए, कह रहा है कि विकल्प सी जो है वो सही है, क्योंकि संसद द्वारा निवारक निरोध अधिनियम के तहत आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002 पारित किया गया, परंतु इसे 2004 में समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में यह कानून जो है वो लागू नहीं है। फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो भी देखिए। तो संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें यात्रा में लगे आवश्यक समय को शामिल नहीं किया जाता है। ओके, अभी हमने आपको बताया था कि जो भी समय लगता है या उसको ले जाने में, ठीक है, वो समय जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है कि निवारक निरोध संबंधी जो विधेयक है उस पर संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, परंतु दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन इस पर जो कानून है वो संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों ही बना सकते हैं। क्लियर है। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि निवारक निरोध विधेयक के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम 3 माह की हिरासत में रख सकते हैं, ना कि 1 माह की। वहां पे 1 माह लिखा था, इसलिए वो कथन जो था वो गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ पे 3 माह है। ठीक है, हमने आपको वहां भी बताया था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इससे अधिक के लिए सलाहकार बोर्ड का निर्णय आवश्यक है। ठीक है, अगर इससे अधिक आपको रखना है तो सलाहकार बोर्ड का निर्णय
लेना होगा, ठीक है, उसके निर्णय के बिना आप नहीं होगा। और सलाहकार बोर्ड में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा एवं सदस्य उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। ओके, क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में के घ को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? ठीक है, दिया गया है ऑप्शन: सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, एकांतता का अधिकार और आश्रय पाने का अधिकार। बताइए क्या होगा इसमें, कौन सा आंसर आपका सही होगा? देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के खा को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर कौन सा अधिकार हमें प्राप्त होता है? तो वो है एकांतता या निजता का अधिकार। ओके, एकांतता या निजता का अधिकार मतलब राइट ऑफ प्राइवेसी। ओके, राइट ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, क्लियर है? ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है, इसके साथ पढ़ने पर, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के खा और अनुच्छेद 21 को साथ मिलाकर पढ़ने पर हमें एकांतता का अधिकार यानी निजता का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेसी हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? एक केस हुआ था खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश। ओके, किसके? खड़क सिंह बनाम, लिख देते हैं, खड़क सिंह वर्सेस यूपी उत्तर प्रदेश। ओके, यूपी से समझ जाएगा उत्तर प्रदेश। और दूसरा हुआ था गोविंद बनाम मतलब वर्सेस किसके मध्य? एमपी मतलब मध्य प्रदेश के मध्य, ठीक है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझिएगा, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ओके, तो खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 19(1) के खा मतलब घा और अनुच्छेद 21 को साथ मिलाकर पढ़ने पे हमें एकांतता का अधिकार या निजता का अधिकार प्राप्त होता है, मतलब राइट ऑफ प्राइवेसी जो है हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। क्लियर है? अब इसकी व्याख्या देखे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 19(1) के घ और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेसी प्राप्त होता है। क्लियर है? देखिए अब अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं? आरटीआई जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, वही है। ठीक है, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है, जिसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का। ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको माना गया है मूल अधिकार, सूचना के अधिकार को। देखिए इसमें भी क्या हुआ था, इसको भी मानने के लिए एक केस ही हुआ था। ठीक है, ये केस किस केस के बीच हुआ था देख लीजिए। ये हुआ था इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, और भारत संघ के बीच में। इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ। ठीक है, इसमें यह स्वीकार किया गया था कि विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, किसकी? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता
आपको पता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत के का में, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के का में आती है, ठीक। तो उसी के अंतर्गत इसको जो है सूचना के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है, ठीक है। वहीं से हमें सूचना के अधिकार क्या होती है? प्राप्ति होती है, ठीक। ओके, तो सूचना प्राप्ति का अधिकार किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 19 में रखा गया है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, किस मामले के तहत? इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ, ठीक है। इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1) के का में इसको शामिल किया गया है, इसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है, सूचना के अधिकार को, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या, पहले इसकी व्याख्या देखिए कि क्या दिया गया है। इसकी व्याख्या कह रहा है उपयुक्त विकल्प में से जो विकल्प सी है वो आपका सही है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति कौन थे? वेंकट चलैया ने यह स्वीकार किया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1) के का में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। ओके, और सूचना अधिकार अधिनियम जो है 2005 के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना की मांग कर सकता है। ओके, क्लियर है? अनुच्छेद 19(1) के का के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको सूचना प्राप्ति के अधिकार को क्या किया गया है? मूल अधिकार में शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं अगले और लास्ट प्रश्न पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मानव का दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है यह एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार में की गई है। दूसरा है यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तीसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा की गई है। और चौथा है इसका एक अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट वाला बताना है, नहीं करेक्ट वाला नहीं, जो सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। कि कौन सा कथन सही नहीं है, किसके संदर्भ में? मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध के संदर्भ में आपको जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो एक एक कथनों को देखते हैं, एक एक कथनों पर विचार करते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बताएंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम पहला कथन देखें तो क्या लिखा हुआ है कि यह एक मूल अधिकार है। आपको पता है कि यह मूल अधिकार है, यहाँ तक सही है। आगे लिखा हुआ है कि जिसकी चर्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार में की गई है, बिल्कुल सही कथन है, ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, कह रहा है यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, ये भी पूरी तरह से क्या है? सही है। यह अधिकार गैर नागरिक और मतलब गैर नागरिक जो मतलब विदेशी हैं उनको भी प्राप्त है, ठीक है। तीसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा की गई है, जी नहीं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 24 में नहीं अनुच्छेद 23 में की गई है, ठीक है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 23 में की गई है, इसलिए ये हमारा कथन जो है गलत है और यही हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सही कथन नहीं है वही हमको बताना है, ठीक है। और ये भी कथन जो है इसका एक अपवाद कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, ये भी जो हमारा है कथन पूरी तरह से क्या है? सही है। इसलिए हमारा कथन जो है ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें सही वाला बताना, सही नहीं जो है गलत वाला जो है वो हमें बताना था, और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो पूरी तरह से क्या है? गलत है। देखते हैं अब इसकी व्याख्या। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विकल्प सी जो है वो सही नहीं है क्योंकि मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में की गई है, ना कि अनुच्छेद 24 में। ओके, इसलिए कथन ए जो है वो सही है क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में की गई है। अनुच्छेद 23(1) में मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। ओके, दूसरा है, अगला पॉइंट है, मानव दुर्व्यवहार के संदर्भ में संबंध में
संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार यानी निवारण अधिनियम 1956 पारित किया। ओके, संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 पारित किया, किसके संदर्भ में? मानव दुर्व्यवहार के संबंध में। ओके, अगला पॉइंट है मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत पुरुष, महिला एवं बच्चों को भी शामिल किया गया है। अगला है कि यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 23(2) यानी बेगार बालाश्रम का अपवाद है। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। अगला पॉइंट है बालाश्रम को प्रतिबंधित करने के लिए संसद ने कई कानून बनाए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान श्रमिक अधिनियम 1976। ओके, तो ये जो है इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही नहीं था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत की गई है, ना कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। क्लियर है? अब देखिए, एक प्रश्न था कल के क्लास में, एक कमेंट आया था, तो उसमें पूछा गया था कि सर आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल 21 को क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ये पूछा था, किसने पूछा था आपको बता देते हैं। ये पूछा था मनीष जाट जी ने। ओके, मनीष जाट जी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 20 और 21 क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 20 क्या था कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी इसमें क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति का तब तक कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है, मतलब जो उसने अपराध किया है, ठीक है, तब तक सिद्ध नहीं होता है जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, ठीक है, वो क्या है? सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, या किसी प्रवर्त विधि या अतिक्रमण नहीं किया गया है, ठीक है, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। ठीक है, मतलब उस जितने उसने जो भी उसने वो किया है, अपराध किया है, ठीक है, वो उसको उतना ही दंड मिलेगा। ठीक है, उससे अधिक का वो क्या होगा? उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। ठीक है, जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है। ठीक है, मतलब जो उस अपराध के समय जो उसको विधि के अधीन जो है अधिरोपित की जा सकती है, मतलब उस समय जो कानून है, ठीक है, उस समय जो नियम है, जो उस समय उसके लिए जो दंड दिए जाए गए हैं, ठीक है, वो क्या दिए गए हैं, ठीक है, उसके अधीन ही उसको आरोपित किया जा सकता है। ओके, दूसरा दिया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक क्या वो दंडित नहीं किया जा सकता है या अभियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी ने एक बार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, मतलब अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी है, ठीक है, ऐसा समझिए, अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी है तो अगर उसको फांसी की सजा दी गई है, ठीक है, तो उसको फांसी की सजा एक ही बार दी जाएगी। अगर उसको उम्र कैद की सजा दी गई है तो उसको उम्र कैद की सजा एक ही दी जाएगी, चाहे उसने एक व्यक्ति की हत्या की हो या फिर 10 व्यक्तियों की। ठीक है, अगर फांसी की सजा दी गई है तो एक ही बार दी जाएगी, उसे बार बार दंडित उससे नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर उम्र कैद की सजा दी गई है तो एक ही बार दी जाएगी, बार बार नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसमें आर्टिकल 20 में कहा गया है। ठीक है, फिर आर्टिकल 20 के तीसरे में क्या कहा गया, मतलब तीसरा क्या है इसके आर्टिकल 20 में, जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति, ठीक है, मतलब किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी ने कोई अपराध किया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को खुद से, मतलब उसको ये नहीं है कि हाँ पुलिस स्टेशन में उसको 3rd डिग्री टॉर्चर करके, ठीक है, उसको खुद अपने विरुद्ध, जैसे कोई एविडेंस जब हमें नहीं मिलता है तो क्या करते हैं कि उससे कबूलवाते हैं कि हाँ तुम कबूलो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको जबरदस्ती आप उसके साथ नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, ऐसा क्या है आर्टिकल 20 में कहा गया है। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 में अगर हम देखें क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, देखते हैं तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत तो स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की निगरानी की सावधानी का अधिकार वैसा ही है जैसे कि जीवन जीने का अधिकार होता है, मतलब जैसे जीवन का अधिकार होता है वैसा ही। ठीक है, यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति की इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार, मतलब उच्च न्यायालय भी वो जा सकता है और उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। कल आपको बताया गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट किसके थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू वो जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिट दायर कर सकता है और हाई कोर्ट में मतलब उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत वो यहाँ पे उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। ओके, जा सकता है। ठीक, उसे जाने का अधिकार है। अन्य शब्दों में अगर बात करें तो किसी भी प्रकार का क्रूर, ओके, किसी भी प्रकार का क्रूर अमानवीय उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह किसी भी प्रकार की जांच के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न से या किसी अन्य स्थान पर हो, तो यह इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार वर्जित है। यह एक मूल अधिकार है और इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और निजता की स्वतंत्रता संबंधित वंचित किए जाने संबंधी कार्यवाही उचित, ऋजु एवं युक्त होनी चाहिए। ओके, और यह सब किसके अंतर्गत आता है, यह सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो मनीष जाट जी का प्रश्न था, ठीक है, ये उनको क्लियर हो गया होगा। अगर मनीष जी आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है, तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो उसके लिए भी बता दीजिए कि क्लियर नहीं हुआ है, तो इसको और थोड़ा इसको हम समझा देंगे। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। ठीक है, देखिए क्लियर है, तो फिर आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है आज की। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने कितने टोटल 20 एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के, जो कि एक अपने आप में ही बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और ये आप सिर्फ यहाँ पे आपने सिर्फ 20 प्रश्न नहीं किए हैं। ठीक है, ये 20 प्रश्न नहीं है, कम से कम ये आपके इसमें 4 से और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कम से कम ये आपके 80 प्रश्न हैं। ठीक है, आपने 20 प्रश्न सॉल्व नहीं किए हैं, यहाँ पे आपने 80 प्रश्न सॉल्व किए हैं। ठीक है, और 80 ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप 80 से लेकर के 100 प्रश्नों को आपने सॉल्व किया है यहाँ पे बैठे बैठे। ठीक है, सिर्फ इतनी देर में। ठीक है, डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास हो गई है। ठीक है, डेढ़ घंटे की क्लास में आपने कितने, आपको दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ 20 प्रश्न है, लेकिन आप अगर इसको सही से देखें तो इसमें आपको 80 से लेकर के 100 प्रश्न आपको मिलेंगे ऐसे, जो आपके परीक्षाओं में इन्हीं से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे लाए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दूसरे लोग भी क्या है वीडियो को सीखें। देखिए, आपको पता है कि ज्ञान जो है कैसे बढ़ता है। ज्ञान जब आप फैलाएंगे, ठीक है, जब आप दूसरों तक पहुंचाएंगे, तभी के क्या होता है, ज्ञान का प्रसार होता है। ठीक है, और जब तक कि आप ज्ञान का प्रसार नहीं करेंगे, ठीक है, तो दूसरों तक ज्ञान कैसे पहुंचेगा। ठीक है, ज्ञान का हमेशा हमें क्या करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान को हमें फैलाना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी बताइए, वो भी आए, क्लास लें, सेशन को एंजॉय करें, यहाँ पे कुछ नया सीखें। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर इन्हीं 20 प्रश्नों के साथ में। ठीक है, अब से हम डेली 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे इंडियन पॉलिटी के। ठीक है,
और 20 प्रश्नों में आपको कम से कम नहीं तो आप डेली देखिएगा, ठीक है, कि आपको इसमें कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रश्न है, सिर्फ ये प्रश्नों की संख्या 20 नहीं है, ये कितने प्रश्न हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि इनको आप 20 प्रश्न न समझिए, इनको आप 80 से लेकर के 100 प्रश्न समझिए, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक, बहुत लंबी क्लास हो गई है, ठीक, यहाँ तक करते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग कल करेंगे, तो चलते हैं फिर।